जी हाँ छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। कहा जाता है ना कि अम्ब्रेला कैन नॉट स्टॉप द रेन बट इट अलाउ अस टू स्टैंड इन द रेन। कॉन्फिडेंस मे नॉट ब्रिंग ए सक्सेस बट इट गिव टू पावर एंड फेस द चैलेंज। अर्थात जिस प्रकार से छाता बरसात को नहीं रोक सकता लेकिन हमें बरसात में खड़ा रहने की शक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार से हमारे जो उत्साह है, जो कॉन्फिडेंस है, वो सफलता तो नहीं है लेकिन कठिन परिस्थितियों को हमें झेलने के लिए, कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें एक शक्ति प्रदान करता है। तो इसी शक्ति के साथ हम पुनः एक बार आपके साथ आ चुके हैं अपने इस नए बूस्टर कोर्स के चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3 है जिसमें आपको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात पेयर ऑफ द लाइन लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले में रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले इन रैखिक समीकरणों की पहचान कैसे की जाए, इसके पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था बहुपद वाले में कि जो चर और अचर क्या कैसे कैसे इनको परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले चीज ये है कि जो चर होते हैं इनकी वैल्यू एवरी प्लेस पे, वेरिएबल जिनको हम बोलते हैं, एवरी प्लेस पे बदलती रहती है। और जो अचर होते हैं इनको कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग, और इनकी जो वैल्यूज होती है वो एवरी प्लेस पे एक ही होती है। जैसे 5 है, 6 है, सारी गिनतियां जितनी है वो सब अचर हैं। और जितने भी लिखी हुई ऐसी संख्याएं जो यू वी एक्स वाई जेड एम एन ओ में लिखी हुई संख्या है, सारी की सारी वेरिएबल्स में आ जाती हैं। तो होने कितने चाहिए हमारे पास? 2 वेरिएबल होने चाहिए। 2 वेरिएबल होने चाहिए तो 2 चर हुए। इसके साथ साथ समीकरण कैसा होना चाहिए? रैखिक। रैखिक का मतलब कि इनकी घातें कितनी चाहिए? एक एक चाहिए। एक के अतिरिक्त अगर घात अधिक हो गई तो हम उसे रैखिक में कंसीडर नहीं करेंगे। तो जैसे हमने लिख दिया कि सबसे पहले इनकी पहचान कैसे की जाए। देखिए कुछ हम यहाँ उदाहरण देके आपको बताने का प्रयास किए हुए हैं कि इसमें से कौन सा रैखिक है और कौन सा रैखिक नहीं है। तो रैखिक की पहचान हमें करनी है किसके आधार पे? घातों के आधार पे। घात अगर 1 है तो हम कहेंगे रैखिक है। घात अगर 2 है किसी भी वेरिएबल्स का, चाहे वो x हो और चाहे वो y हो, दोनों में से किसी की भी घात अगर 2 हो गई तो इसका मतलब कि वो रैखिक समीकरण नहीं है। अब जैसे पहला देखिए लिखा हुआ है x² + 2y। क्या ये रैखिक हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता। कि कोई ऐसा भी है जो कहे हो सकता है? नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चर है उस चर x की घात कितनी है? 2 है, जबकि y की घात भले ही 1 है। अगर 1 की घात अधिक हो गई तो हम कह देंगे कि क्या है? रैखिक नहीं है। इसका मतलब ये रैखिक नहीं है। ये रैखिक है, निसंदेह है, ये रैखिक है। यह भी हाँ, ये रैखिक है। ऐसा नहीं है कि इनकी अलग अलग घातों को ले ले, हम कह दें कि x की घात 1 ही है, y की घात भी तो 1 ही है, लेकिन दोनों कैसे लिखे हुए हैं? मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखे हुए हैं, गुणा के साथ लिखे गए हैं, इसलिए इनकी घातों का योग हो जाता है। और घात कितनी अब बन गई? 2 घात मान ली जाती है इसको, इसलिए ये आपका रैखिक नहीं है। हो यही यहाँ पे देखिए x² की घातें कितनी है? 2 है, और y² की घातें कितनी है? 2 है, इसलिए रैखिक नहीं। तो रैखिक युग्मों की पहचान करना सबसे पहली चीज। दूसरी ये है कि रैखिक युग्म तथा उनके आलेखीय निरूपण और इस विधि से हल ज्ञात करना। तो आलेखीय निरूपण का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने ये ले लिया इक्वेशन, क्या लिखा हुआ है? x + 2y = 5 और दूसरा 2x + 4y = 8। जब 2 रैखिक समीकरण एक साथ लिख दिए जाते हैं तो उसे हम रैखिक युग्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ करना क्या है? इन दोनों को हमें ग्राफ पे दिखाना होता है। किस पे? ग्राफ पे। कैसे दिखाएंगे? इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं को बताया गया है कि बिंदु का रिप्रेजेंटेशन इस पे कैसे करते हैं। जैसे हमने कहीं लिख दिया 2,3, तो इसमें हम कैसे जाने x कौन सा है और y कौन सा है? तो पहले लिखी हुई संख्या x की अक्ष पे होती है और दूसरी लिखी हुई संख्या y अक्ष पे होती है। इसको हम लोग भुज कह देते हैं, इसको हम लोग कोटि कह देते हैं। ये इसमें बताया गया। तो जैसे ये 2,3 है, इसका रिप्रेजेंटेशन हमें इसमें करना हो तो कहाँ करेंगे? x एक्सिस पे 2 पॉइंट चलेंगे और y एक्सिस पे 3 चलेंगे। 3 के सामने और 2 के ऊपर, ये दोनों जहां काट देते हैं वही बिंदु बताता है क्या? 2,3। तो इस हिसाब से इनका रिप्रेजेंटेशन करना है। देखिए कैसे। अब इसमें कैसे हम जान पाए कौन कौन सा बिंदु है? तो उसके लिए क्या करना है? इस दिए गए बिंदुओं को दिए गए रैखिक समीकरण के लिए एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, यहाँ छोटी सी टेबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ x मानिए और y मान लीजिए। अब आप स्वतंत्र हैं, चाहे x का मान अपने मन से रख लीजिए, चाहे y का मान अपने मन से रख लीजिए। तो होता क्या है? आसान होता है x का मान अपने मन से रखना। तो हम यहाँ से अगर इम्प्लाई करें तो 2y बराबर हमें क्या मिलेगा? 5 - x, और सिंपल y बराबर क्या मिल जाएगा? 5 - x/2। अब आप x की वैल्यू अपने मन से मान लीजिए कुछ।
ठीक है। इस x की वैल्यू रखने से हमें y मिलता जाएगा। कोशिश ऐसा करा करिए कि बिंदु कुछ इस प्रकार से मानिए कि प्लस के थोड़ा सा पीछे भी रहें और प्लस से थोड़ा आगे भी रहें। कहने का मतलब कि अगर ये हमारा 0 है, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के थोड़ा आगे तक x का मान मानिए और थोड़ा पीछे तक x का मान मानिए। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि रेखा जा कहां से रही है। अब हम यहाँ 0 मान लेते हैं, इस तरफ -1 -2 और इधर 1 और इधर 2, ठीक है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। अब अगर 0 हमने रख दिया तो ये बन गया 5/2 की। कैसे? x बराबर जब 0 रखे तो y बराबर 5 - 0/2, तो 5/2 हुआ। अगर 1 रख दिया हमने तो यहाँ 4 बचेगा, 2 आ गया। 2 रख दिया हमने तो 3/2 आ गया। इस तरफ आ जाइए, -1 रख दिए तो 3 आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 - -1/2, माइनस माइनस प्लस हुआ, 6 हुआ, 6 में 2 से भाग किया हमने, 3 आ गया। 2 रख दिया तो ये 7/2 आ गया, ठीक है। अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, कैसे हम आलेखीय रूपी से इसको दिखाएं, आलेखीय विधि द्वारा देखिए करना क्या है। ऐसे इस प्रकार से बनाते चले जाइए। ये x की वैल्यूज हो गई 0, 1, 2 एंड इधर -1 -2। इसकी करस्पॉन्डेंस आप y की वैल्यूज रखते जाएं। जब x बराबर 0 है तो y की वैल्यू क्या है? x बराबर 0 पे y की वैल्यूज 5/2 अर्थात 2.5। अगर 1, 2, 3 ऐसे बनाते जाए हम, 4, 5, 6, ठीक है, तो ये 2.5 का मतलब यहाँ कहीं आएगा। एक बिंदु ये हुआ। x बराबर 1 है, y बराबर 2, तो देखिए 1 के सामने 2 के ऊपर यहाँ x बराबर 2 पे ये 1.5 हो गया और कम हो गया। इसी प्रकार से इस तरफ चलें तो 3 हो गया और ये यहाँ। अब इन सारे बिंदुओं को ऐसे हमने मिला दिया, ये एक रेखा बन गई, ठीक है। आलेखीय निरूपण इसका हो गया। इसी प्रकार से आप दूसरी रेखा का भी आलेखीय निरूपण करके देख लीजिए और क्या देख लीजिए कि ये लाइनें कहीं काट रही हैं। अगर ऐसा बन गई इसका मतलब कि इस बिंदु पे ये दोनों क्या कर रही हैं, काट रही हैं। और अगर नहीं काट रही हैं तो संपाती होकर निकल जाएगी। इसी आधार पर इनके हलों की बात की जाती है, रैखिक समीकरण के हल की बात। ये 3 प्रकार के हल रखते हैं। या तो देखिए 2 रेखाएं हैं तो 3 स्थितियां संभव हैं। या तो ऐसी हो सकती है रेखा कि जितनी ये है ऐसे ही दूसरी निकल जाए, तो हम कह देते हैं कैसी है, ये दोनों रेखाएं समानांतर है, ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं, इसलिए इनका कोई हल नहीं होता है। अगर किसी एक बिंदु पे काट दिया ऐसे, तो दूसरी स्थिति ये हुई तो जिस बिंदु पे काटी केवल एक ही बिंदु पे काट रही है, अर्थात इसका यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, अद्वितीय हल हो सकता है। इस रेखा को हम प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जानते हैं। वहीं तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर जाए, वो उसी रेखा के ऊपर से दूसरी गुजर जाए, तो हम कह देते हैं कि ऐसी रेखाएं एक बिंदु पे नहीं बल्कि अनंत बिंदुओं पे काटती हैं, इसलिए इसका अनंत हल होता है। और इस प्रकार की रेखाओं को हम क्या कहते हैं, संपाती रेखा कह देते हैं। तो कहीं कहीं आपको दे दिया जाएगा इसी प्रकार से कि रेखाएं प्रच्छेदी हैं, रेखाएं संपाती हैं या रेखाएं समानांतर है, तो आपको समझ लेना है कि उनके कोई सलूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। इनको ज्ञात करने की दूसरी एक जो विधियां होती हैं वो ये होती है कि दिए गए समीकरणों को की तुलना कराते हुए आप हल करें। जैसे हम थोड़ा सा मिटा के आगे चलते हैं तो आगे थोड़ा सा चलते हैं तो देखिए क्या है कि दिए गए जो समीकरण होते हैं उन समीकरणों के कोफिशिएंटों की तुलना कराते हुए, गुणांकों की तुलना कराते हुए हम ये ज्ञात करते हैं कि क्या होगा। जैसे एक लिखा हुआ है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो जब अनंत हल की बात की जाती है इसका मतलब ये होता है कि जब इनके कोफिशिएंट a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाए तो हम कह देते हैं कि कैसा हल रखता है, अनंत हल रखता है। वहीं जब कोई हल नहीं रखता है, ऐसी स्थितियों में जो प्रतिबंध होता है वो ये रहता है कि a1/a2 = b1/b2 हो जाए, ≠ c1/c2 हो जाए, तो हम कह देते हैं कि इसका कोई हल नहीं है। और तीसरी स्थिति जो होती है जिसको हम कह देते हैं क्या है, अद्वितीय हल रखता है। अद्वितीय हल ये तभी रखता है जब ये कंडीशन आ जाए a1/a2 ≠ b1/b2 ≠ c1/c2, तो ये स्थिति जो होती है इसे हम कह देते हैं कि क्या है, अद्वितीय हल रखता है। तो इस हिसाब से आप हलों के प्रकार के बारे में भी जान सकते हैं और इससे भी इनको देख देख के करेंगे। बहुत सारे प्रश्न इसके आधारित आते हैं, हल के प्रकारों के आधारित व्यवहारिक प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कहीं दे दिया कि किसी 2 संख्याओं के अंकों का योग इतना है, उलट दिया जाए तो दूसरी संख्या बनके जो तैयार हो जाती है
उनके अंकों का जो अंतर है वो 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, या इसी प्रकार के और बहुत सारे प्रश्न इसमें बन जाते हैं। तो उन प्रश्नों के संग्रह को देखते रहें और करते रहें, क्योंकि यहाँ से अच्छे नंबर्स मिल जाते हैं आपको और बहुत आसानी से मिलते हैं। यह भी है, इसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में विभिन्न प्रकार के प्रश्न ऐसे होते हैं। आयु पे आधारित प्रश्न यहाँ मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अंकों पे आधारित प्रश्न मिल जाते हैं। अंश और हर में जोड़ने और घटाने के प्रश्न मिल जाते हैं। आयताकार खेत के परिमाप में लंबाई चौड़ाई में वृद्धि कर देने से जो प्रश्न बनते हैं वो मिल जाते हैं। तो कई प्रकार के यहाँ प्रश्न हैं। अब हर एक प्रश्नों को कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा समय अभाव के चलते, लेकिन प्रयास हम करेंगे कि आपको बेहतर बताने की कोशिश करें। अब देखिए इसमें अगला क्या है, हल के अब इन्हीं तीनों के आधार पे आधारित व्यवहारिक प्रश्न होते हैं। और अगली जो है वो रैखिक समीकरण के हल करने की बीजगणितीय विधियां। अब अगर 2 समीकरण हैं, जैसे हमने एक समीकरण ये लिखा, दूसरा ये लिखा, अब इसको हम हल कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसे इनके 3 हल मिलते हैं, वैसे इनको हल करने की 3 विधियां भी हैं। पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि होती है विलोपन विधि और तीसरी विधि होती है वज्र गुणन विधि। तो इन 3 विधियों के माध्यम से हम दिए गए रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। एक तरीका अभी और हमने बताया आपको क्या, कि रैखिक आलेखीय निरूपण के द्वारा हम इनको हल कर सकते हैं कि आलेखीय निरूपण है कि नहीं। उस हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि इनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, किन बिंदुओं पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, x की क्या वैल्यू होगी, y की क्या वैल्यू। हल का मतलब यही होता है कि x की वैल्यूज क्या है, y की वैल्यूज क्या है, वही निकाल दीजिए, वही हल है। जैसे यहाँ लिखा गया है ना कि इनका आलेखीय निरूपण करते हुए हल बताइए, तो यहाँ होता क्या है कि जैसे x + 2y = 5 लिखा है और दूसरा 2x + 4y = 8 लिखा है। इनको जब हल करेंगे हम तो x का कुछ मान मिलेगा और उसी की करस्पॉन्डेंस y का कुछ मान मिलेगा। यही x और y का मान जो होता है वो इस दिए गए रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। तो इस हिसाब से इनको कर सकते हैं। अब देखिए एक सवाल लेके हम तीनों विधियों को करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे। समीकरण जो रैखिक युग्म हमें दिया गया है वो रैखिक युग्म कुछ इस प्रकार से है। हाँ, पहले तो ये समझ लीजिए कि इन तीनों विधियों को कैसे करते हैं, पहले ये जानना आवश्यक है। फिर आगे हम लोग इस पे डिस्कस कर लेंगे कि हल कैसे करना है। जैसे देखिए हमने कहा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि का क्या मतलब हुआ, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी के स्थान पे किसी दूसरे को लाके बैठा देना, उसे हम कह देते हैं क्या है, प्रतिस्थापन विधि। जैसे कहीं लिखा हुआ सिंपल x + y = 5 और कहीं 2x + 4y = 7। अब इसमें जो है हमें करना क्या है, इसमें भी x और y है, इसमें भी x और y है। ऐसा समझिए कि यह भी जो है एक ऐसी लाइन लगी हुई है जिसमें बालक बालिकाएं दोनों हैं, एक दूसरी लाइन लगी हुई है जिसमें बालक बालिकाएं दोनों हैं। फिर हम क्या करते हैं, कह देते हैं इसमें से जितने बच्चे हैं वो सब इसमें आ जाएं, सारी बच्चियां उसमें चली जाएं। तो एक लाइन किसकी बन गई, बालक की, दूसरी बालिका को हो गई। उसी प्रकार से यहाँ है। तो करते क्या है, हम किसी एक को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि x को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं कि y को करना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं, किसी एक को चाहे जिसको आप कर सकते हैं। हमने कहा कि x = हम x को ही प्रतिस्थापित करेंगे तो y - 5 - y हो गया। अब ये मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो 2 × x की वैल्यू जब क्या हो गई 5 - y और प्लस कितना 4y = 7। अब देखिए पहले लिखा था किसमें, x में था, अब ये समीकरण हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, y में कन्वर्ट हो गया पूरा। अब यहां से हमें y का मान ज्ञात करना आसान हो जाता है। तो ये जो विधि अपनाई जाती है इसको हम कहते हैं कैसे विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। जब y का मान मिल जाएगा तो इसी y के मान को उठा के आप ऊपर वाले में रख दीजिए, वहां से हमें x की वैल्यूज भी मिल जाएगी। तो इस हिसाब से इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो विधि होती है वो है विलोपन विधि। कौन सी विधि है, विलोपन विधि। हाँ, थोड़ी गति तीव्र है, समझते रहिए, थोड़ी तेजी के साथ चलना रहेगा इसमें हम लोगों को, क्योंकि परीक्षा बहुत निकट है। जितना ही आप रिवाइज कर ले जाएं उतने बहुत है, उतने आवश्यक है। तो विलोपन विधि क्या करना है, x + y = किसके, 5 के, और 2x + 4y = किसके है, 7 के है। ठीक है, तो विलोपन में क्या करते हैं, किसी एक को विलुप्त करते हैं यहीं से, जहां समीकरण लिखा है यहीं से। कैसे, गुणांकों को बराबर करके। क्या अभी ऐसे विलुप्त कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसे विलुप्त कर देंगे तो गायब हो जाएगा सिनेमा से भले, लेकिन यहाँ से गायब नहीं हो सकता है। तो इसलिए इनको देखते रहे, ऐसे नहीं। सबसे पहले क्या करना है, आप किसी एक को विलुप्त कर सकते हैं, चाहे तो y को और चाहे तो x को। तो हम लोग किसी एक को कर लेते हैं। जैसे यहाँ x का कोफिशियंट 1 है और यहाँ
x का कोफिशिएंट 2 है, गुणांक 2 है। तो करते क्या है, इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन करा लेते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों में। तो 2 का हमने करा दिया, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो गया, सभी के साथ पूरा हुआ। और 2x प्लस कितना 4y इज इक्वल टू 7 हो गया। अब हम करते क्या है, घटाने पर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 2x से 2x गया खत्म, 2y से 4y निकला, माइनस 2y हुआ। और ये 10 में से 7 गया 3, यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 3/2 मिल गया। अब इस y का मान आप इस समीकरण में रख दीजिए, यहाँ से मिल जाता है हमें x का मान। तो ये जो विधि होती है इसको विलोपन विधि कहते हैं। और तीसरी जो थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि डिफिकल्ट लगे, वैसे है तो नहीं, लेकिन आप लोगों के हिसाब से भले लगे, वज्र गुणन विधि होती है। उसमें क्या होता है, वज्र गुणन विधि में दिए गए समीकरणों को हम ऐसे रहने देते हैं, हाँ नहीं, पहले इस रूप में लाते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पहले हमें इस रूप में लाना होगा। तो ये जो बराबर 5 लिखा हुआ है, ये -5 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, और ये -7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि +7 उस तरफ से आया तो -7 बन गया। और इस रूप में लाने के बाद फिर हमें करना है, देखिए कैसे होगा। यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं -y, और यहाँ लिखते हैं 1। देखिए जिसका मान हम निकाल रहे हैं उसको ऐसे ढक लेते हैं। हम x का मान निकाल रहे हैं, इसको हमने ढक लिया, बचा क्या, b1y प्लस c1 और b2y प्लस c2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, b1 का गुणा c2 के साथ और b2 का गुणा c1 के साथ। तो बनेगा कितना, b1 c2 माइनस b2 c1। अब फिर y का मान निकाल रहे हैं, y को बंद कर लेंगे, a1 का गुणा c2 के साथ, तो a1 c2 और माइनस a2 का गुणा c2 के साथ, c1 के साथ, ये हो गया। और c जब निकाल रहे हैं तो इनको बंद कर लेते हैं, a1 का मल्टीप्लिकेशन होता है b2 के साथ, माइनस a2 का गुणा होता है b1 के साथ। ये करते हुए आप इनको हल कर ले जाएंगे। इतने ध्यान रखिएगा कि ऊपर नीचे ना होने पाए। हाँ, यहाँ माइनस इसलिए लगाते हैं हम लोग क्योंकि ये इसी क्रम में रहे, अदरवाइज माइनस ना आप लगाएं तो ये चीजें उलट जाती हैं, पहले नीचे का गुणा ऊपर वाले के साथ, फिर ऊपर वाले का गुणा नीचे के साथ होता है। तो इस हिसाब से करने पे थोड़ा सा गलती होने की संभावना रहती है। तो आप इनको ऐसे कर सकते हैं, 3 विधियों के माध्यम से हल होता है। और लास्ट प्रश्न लिखा हुआ है क्या, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। सबसे पहले आप समझिए कि 2 अंकों की एक संख्या बनती कैसे। मान लीजिए, माना 2 अंकों की एक संख्या की इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। तो अब बताइए संख्या क्या बनेगी। अगर इकाई का अंक 3 हो, दहाई का अंक 6 हो, तो ये संख्या क्या बनी, 63 बनी ना। हम इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं 6 गुणे 10 प्लस 3, क्यों, क्योंकि ये दहाई है, स्थानीय मान रखना है। तो हमारी दहाई की संख्या कौन है, y। अब संख्या हमारी क्या बन गई, 10y प्लस कितना, x। कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या में अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। अब इनको उलट दीजिए, जो इकाई था वो दहाई बन जाए, प्रश्नानुसार लिख देंगे हम यहाँ। जो इकाई था वो दहाई बन गया, यानी 10x प्लस कितना y, और इसे मूल संख्या में जोड़ दीजिए। तो मूल संख्या हमारी 10y प्लस x है। इन दोनों का योग किसके बराबर है, 66 के बराबर है। तो बना 11x प्लस कितना 11y इज इक्वल टू 36। 11 कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस y बराबर किसके, 6 किया गया, समीकरण नंबर 1। फिर कह रहे हैं यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, यानी संख्या के अंकों का अंतर, ये 6 है और 3 है, इन दोनों का अंतर। तो हमने कह दिया कि मान लिया एक संख्या का अंतर x माइनस वाई बराबर किसके, 6 के है, 2 के है, 2 के है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। एक समीकरण बना, 2 समीकरण बना। जो विधि आपको आसान लगे उस विधि का उपयोग करके आप हल कर दीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। और अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ विलोपन विधि यूज कर दे रहे हैं। y से y कट दिया, ये बन गया 2x, और ये क्या हो गया, 6 और 2 8 हो गया। यहाँ से x बराबर मिल गया हमें 4। अगर x बराबर 4 मिल गया तो सीधी सी बात है कि y बराबर रख देंगे, तो 4 प्लस y बराबर 6 के, या y बराबर किसके आ गया, 2 के आ गया। अब बताइए जरा संख्या क्या होगी। संख्या हमारी बन जाएगी, ये हमारी मूल संख्या थी, तो 10 गुणे 2 और प्लस कितना 4, यानी 24 हो गई। देख लीजिए हमारा प्रश्न सही है कि नहीं। यह भी यही हम लोगों को वेरीफाई कर लेना होता है इस प्रकार के प्रश्न में, क्योंकि जो उत्तर मिलता है वो इसे संतुष्ट करना चाहिए। तो संख्या आई हमारी कितनी, 24। प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, अगर इसके अंकों को उलट दें, 24 में पहले इकाई 4 था, अब इकाई 2 कर दीजिए, दहाई 4 कर दीजिए, 42 मिला। 42 में 24 जोड़ के देखिए क्या 66 आ रहा है, निसंदेह 66 आ रहा है। दूसरा कंडीशन,
दोनों अंकों का अंतर 2 है। देखिए अंतर 2 है कि नहीं, 4 में से 2 गया, 2 ही बचेगा, ठीक है। तो अंतर भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से जो संख्या हमें मिली वो 24 हो सकती है। इसके अतिरिक्त 42 भी ऐसी हो सकती है। 2 प्रकार की संख्याएं पॉसिबल होती हैं ऐसे प्रश्नों में। तो इनको हल कर लीजिए और अपनी तैयारी को करते रहिए खूब मेहनत से। हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा नंबर आपको मिले। पूरी तैयारी मन से करिए और फिर हम लोग एक नए चैप्टर में मिलते हैं। तब तक